Good evening, everyone. गुड इवनिंग सर। लास्ट क्लास में बायनोमियल थ्योरम में अपन ने कोई होमवर्क दिया था क्या? हाँ सर दिया है। तो बताओ डाउट्स अगर हैं तो कोई। पहले इन चैप्टर की बात कर लेते हैं। इन चैप्टर एक्सरसाइज आई थिंक 1 to 4 अपन कर सकते हैं। तो इन चैप्टर एक्सरसाइज में कुछ पूछना है किसी को? यस सर। ओके, पहले इन चैप्टर एक्सरसाइज 1, एनी डाउट? नो। इन चैप्टर एक्सरसाइज 2, एनी डाउट? नो। इन चैप्टर एक्सरसाइज 3, So question number 2, question number 4, question number 7, question number 8, question number 9, question number 10 sir. एक मिनट। हाँ 2, सर। 4, 7, 8, 9, 10 ठीक है। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 2 इन चैप्टर एक्सरसाइज 3 में फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x raised to power n इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ये जो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, 1 minus 3 minus 1 upon 3 minus 4x plus x square। तो ये क्या हो जाता है, इसके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं? x minus 1 into x minus 3 ना। This becomes 1 minus x whole raised to power minus 1 into 3 minus x whole raised to power minus 1। सिंस पावर में -1 है तो 1 plus x raised to power n का एक्सपेंशन तभी लग पाएगा व्हेन फर्स्ट टर्म इज 1। तो फर्स्ट टर्म को 1 बनाने के लिए हम इस वाले 3 को कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। तो हमने जब 3 को कॉमन लिया तो ये 1/3 करके बाहर आ गया। नाउ दिस बिकम्स 1 minus x whole raised to power -1 और 1 minus x/3 whole raised to power -1। ठीक है। 1 minus तो x वहाँ पे 3 आएगा ना सर, 1/3 सर। आप 3 का पावर -1 है ना। ओके सर, ओके सर, गॉट इट सर। ठीक है। अब 1/3 तो बाहर है ही। 1 minus x raised to power -1 का एक्सपेंशन 1 plus x square plus x cube and so on। ठीक है, हमने ये एक्सपेंशन बोला भी था उस टाइम पे कि अपन को याद भी रखना चाहिए। और ये जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स के सम के फॉर्मूले से भी आ जाता है। सेकंड वाला जो एक्सप्रेशन है 1 minus x/3 whole raised to power -1 का एक्सपेंशन 1 plus x/3 plus x square by 3 square plus x cube by 3 cube and so on, ये हो जाएगा। Now we have to find coefficient of x raised to power n। तो coefficient of x raised to power n के लिए 1/3 तो बाहर ही है। x की पावर n कब बनेगा? जब फर्स्ट ब्रैकेट से x की पावर 0, सेकंड ब्रैकेट से x की पावर n आ जाए, या फिर फर्स्ट ब्रैकेट से x की पावर 1, सेकंड से x की पावर n-1 मिल जाए, फर्स्ट से x की पावर 2, सेकंड से n-2, फर्स्ट से x raised to power तो ये सारे डिफरेंट केसेस हैं जब हमें x raised to power n मिलेगा। फर्स्ट ब्रैकेट में x की पावर 0 का कोफिशिएंट 1 है, सेकंड ब्रैकेट में x raised to power n का कोफिशिएंट 1/3 raised to power n। समझ आ रहा है? ये 1/3 raised to power n-1, 1/3 raised to power n-2, 1 into 1। तो इन सबको ऐड करेंगे और ओवरऑल मल्टीप्लीकेशन में एक 1/3 और चल रहा है। तो हमारा फाइनल आंसर कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n का क्या आ जाएगा कि 1/3 तो मल्टीप्लीकेशन में चल रहा है, वो अलग बात है। और ये जो हमने कहा कि ऑल दीज नंबर्स आर 1 into 1, या ओनली 1 ही लिख देता हूं मैं, 1 plus 1/3 plus 1/3 स्क्वायर और लास्ट तक जाएगा। तो लास्ट में 1/3 raised to power n लिखा हुआ है, विच इज अ जीपी ऑफ n plus 1 टर्म्स।
तो sum of GP is A into 1 minus R raised to power number of terms upon 1 minus R. तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये इस तरह से बन रहा है. दिस इज स्टेप 1 पूरा, ये स्टेप 2, दिस कंप्लीट इज स्टेप 3. सर स्टेप 2 समझ नहीं आया, एक बार आप समझा दीजिएगा वापस. स्टेप 2, यस सर. स्टेप 2 के लिए हमने ये एक्सपेंशन यूज किया है और ये अपने नोट्स में लिखा हुआ है. और अगर बाय चांस याद नहीं भी है तो 1 प्लस एक्स होल रेज़्ड टू पावर n का जो एक्सपेंशन है फॉर नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल इंडेक्स, वो फॉर्मूला यूज करेंगे और सिंपलीफाई करेंगे तो ये एक्सपेंशन बन जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन. तो हमने कहा कि दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू दिस ब्रैकेट एंड दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू दिस ब्रैकेट. यहाँ पे x है तो यहाँ पे x/3 है, तो वही चेंज x है तो x/3 में कर दिया बस. ठीक है, तो ये तो हो गया स्टेप 2. स्टेप 3 में हमने क्या किया कि x की पावर n फाइंड करना है. तो x की पावर n कैसे बनेगा कि सिंस अपन को ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करने, तो फर्स्ट ब्रैकेट से x की पावर 0 एंड सेकंड ब्रैकेट से x की पावर n ले लें तो फिर x की पावर n बन जाएगा ओवरऑल. फर्स्ट ब्रैकेट में तो हर एक x की पावर का कोफिशिएंट 1 ही आ रहा है, बट सेकंड ब्रैकेट में x की पावर 1 का कोफिशिएंट 1/3 की पावर 1 आ रहा है, x की पावर 2 का कोफिशिएंट 1/3 की पावर 2 आ रहा है एंड सो ऑन. तो x की पावर n का कोफिशिएंट 1/3 की पावर n हो जाएगा. ऐसे ही आगे वाली सिचुएशंस हैं. तो अभी देखो, अभी कोई स्टेप पूछना है किसी को? ओके, क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x रेज़्ड टू पावर 25 इन एक्सपेंशन ऑफ दिस. ये सारे इसी टाइप का क्वेश्चन है. ये जो लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज़्ड टू पावर 4, इसको हम x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन x 1 माइनस एक्स पावर 5 अपॉन 1 माइनस x. ओके, तो आप क्या कुछ लिख रहे हो सर? ये नहीं सर नहीं लिख रहे हो? क्या? सर आप कुछ लिख रहे हो सर स्क्रीन पे? नहीं, ओके सर. अभी मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5. 5 नहीं 4 पूछा था ना. 4 x रेज़्ड टू पावर 25 का कोफिशिएंट इन एक्सपेंशन ऑफ दिस, जो डिनोमिनेटर है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज़्ड टू पावर 4. आज अभी इसी पे है. अभी वो एक्चुअली मैं बाहर हूँ तो वो बोर्ड अभी है नहीं. 1 प्लस इसको अपन किस फॉर्म में लिख सकते हैं? अगर अपन ने कॉमन भी लिया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, जीपी के सम से ये लिख सकते हैं, और जीपी के सम से ये लिखेंगे तो ये बन जाएगा. अभी तो सभी लोगों को ये जो मैंने लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड वन, ये इसको जीपी के सम के फॉर्मूले से लिखा. और नेक्स्ट स्टेप में हमने लिख दिया इसको कि हमें एक्चुअली चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़्ड टू पावर 25 in expansion of 1 minus x into 1 minus x raised to power 5 whole raised to power minus 1. Coefficient of x raised to power 25 in expansion of
1 into 1 minus x raised to power 5 whole raised to power minus 1 minus coefficient of x raised to power 25 in x into 1 minus x raised to power 5 whole raised to power minus 1. This means that coefficient of x raised to power 5 whole raised to power 5 in 1 minus x की power 5 whole raised to power minus 1 minus coefficient of x raised to power 24 in 1 minus x raised to power 5 whole raised to power minus 1. ठीक है, अब ये देखो कि इसका जो एक्सपेंशन है जो हमने अभी डिस्कस किया लास्ट वाले क्वेश्चन में, उस मेथड से ही करेंगे. तो इसका एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 10 प्लस एक्स की पावर 15 एंड सो ऑन बनेगा. इस एक्सपेंशन में एक्स रेज टू पावर 25 का कोफिशिएंट 1 आने वाला है, तो इसका आंसर तो 1 आ जाएगा और इसका आंसर 0 आ जाएगा. 0 क्यों? क्योंकि इसके एक्सपेंशन में सारी की सारी जो पावर्स आ रही हैं वो 5 की इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में ही आ रही है ओनली, और जबकि जो रिक्वायर्ड पावर है ये 24 चाहिए, तो 24 पावर तो कभी आएगी नहीं. इसका मतलब कि 24 वाला कोफिशिएंट जो है वो 0 हो जाएगा. तो देखो ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, एंड दिस वन इज स्टेप 3 एंड लास्ट वन इज स्टेप 4 एंड 5. तो वो देखो कोई स्टेप पूछना है किसी को? सर आप स्टेप 3 एक और बार समझा सकते हो? स्टेप 3 में जो अपन ने बाइनोमियल थ्योरम में स्टार्टिंग में क्वेश्चंस किए थे ना, वो है कि हमने एक क्वेश्चन को 2 पार्ट में कन्वर्ट किया. कैसे कि 1 into दिस अलग कर लिया, यस सर, और x माइनस एक्स इंटू दिस अलग कर लिया. ये वाला x का माइनस साइन यहाँ पे है. ठीक है, हाँ ओके, हाँ आप समझा, वो माइनस. ठीक है, और कोई डाउट किसी को इस वाले क्वेश्चन में? ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10. सेवंथ क्वेश्चन. अरे लिमिट का क्वेश्चन क्यों डाल दिया इसमें? ये तुम्हारा जो लिमिट वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो तुम 12th क्लास में पढ़ोगे. सर ये मेरे से हो गया था, मैंने तो कर दिया था. नहीं कर तो सकते हो एक्सपेंशन का यूज करके, लेकिन डिटेल में हाँ, वही पूरा क्योंकि- चैप्टर है. ठीक है सर. ठीक है, जब हम इनको ये ना 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर एन का अप्रोक्सीमेशन हम 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं. हमने डिस्कस भी किया था. और ये अप्रोक्सीमेशन 1 प्लस एन एक्स कब लिख सकते हैं? जब एक्स बहुत स्मॉल नंबर हो. और क्वेश्चन ने जो भी बोला है उसमें एक्स अप्रोचिंग टू 0 ही बोला हुआ है. एक्स अप्रोचिंग टू 0 का मतलब कि एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल. इफ एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल देन हायर पावर्स ऑफ एक्स may be neglected with respect to x. So we can write this as first is 1 plus x whole raised to power half. This can be written as 1 plus 2x, 1 plus 3x. 1/2x रहेगा ना? क्या? सर 1/2x अरे रहेगा ना, हाँ, तो फिर 1 plus x. ठीक है. वन प्लस एक्स बाई 2, 1 प्लस एक्स बाई 3, ऐसे डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स बाई 3 और 1 प्लस एक्स बाई 4, ये एक्सपेंशन आ जाएगा. और हमने ये वाला अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे यूज किया है बिकॉज एक्स इज वेरी स्मॉल. अब इसको सॉल्व कर लेंगे. सिंप्लीफाई किया तो एक्स कॉमन लिया तो हाफ माइनस 1/3 अपॉन
1/3 माइनस 1/4, हाफ माइनस 1/3 होता है 1/6 और ये होता है 1/12। तो कैलकुलेशन करने के बाद आंसर 2 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, find a and b so that the coefficient of x to power n in expansion of this may be 2n plus 1। तो हमें coefficient of x raised to power n find करना है in expansion of a plus bx into 1 minus x का whole power minus 2। कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n इन, अब वही दो पार्ट में हम कन्वर्ट करेंगे। एक तो a इंटू दिस ब्रैकेट, तो a इंटू दिस ब्रैकेट को लिखा प्लस कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n इन, सेकेंड पार्ट जो आएगा वो bx इंटू दिस ब्रैकेट आएगा, तो bx इंटू ब्रैकेट लिख दिया, सेपरेट किया तो a इंटू कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n इन 1 माइनस x होल रेज टू पावर माइनस 2 प्लस b इंटू कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n माइनस 1 इन 1 माइनस x होल रेज टू पावर माइनस 2। n माइनस 1 क्यों किया? क्योंकि एक x पावर ऑलरेडी बाहर है तो वो पावर कम कर दिया। अब हमें, अगर हम अलग से स्पेस है नहीं यहाँ पे, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2 का एक्सपेंशन लिखते हैं तो ये 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब एंड सो ऑन आ जाता है। ठीक है, तो तुम मुझे बताओ कि इस एक्सपेंशन में x की पावर n का कोफिशिएंट क्या बनेगा? सर आपने नेगेटिव पावर्स का एक्सपेंशन पढ़ाया था ना? हाँ, मतलब ये कॉन्सेप्ट ऐसे लाइक मैथमेटिकली तो समझ आता है बट लाइक विजुअलाइज नहीं होता है कि वो तो मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म है और इतना ज्यादा पावर्स कैसे हो सकता है, पता नहीं मतलब। उसके लिए जैसे अब वही है, जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स की सम की अपन बात करते हैं और वो सम एक कांस्टेंट नंबर a अपॉन 1 माइनस r से आ जाता है। वैसी चीज है कि दीज एक्सपेंशंस आर वैलिड ओनली व्हेन मॉड ऑफ सेकंड टर्म इज लेस देन 1। तो सेकंड टर्म में जब, सिंस टर्म्स तो इनफाइनाइट है सीरीज के एक्सपेंशन में, बट x की पावर बढ़ती जा रही है, x की पावर इंक्रीज हो रही है और x की वैल्यू लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 नंबर की पावर तुम अगर इंक्रीज करते जाओगे तो वैल्यू और भी एक छोटा सा नंबर बनता जाएगा। सर तो बट नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल डिफाइन नहीं ना होता है, तो नहीं होता। तो कैसे इसको एक्सपेंड करेंगे अगर, क्योंकि सी मतलब कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं ना एक्सपेंशन में, उसमें नहीं तो तो फैक्टोरियल। यहाँ पे हम, वही ना मैंने बोला कि यहाँ पे जैसे जो जीपी, जैसे हमने जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स के सम का फॉर्मूला डिराइव किया है, डेरिवेशन बताया ना, हाँ हाँ दो, वो तो हमने पर्टिकुलरली जीपी के लिए किया, फिर उसके बाद हमने एजीपी के लिए भी कर लिया। तो ये अभी जो मैंने लिखा है ये एजीपी है। वैसे ही हम इस तरह से इसी मेथड को अगर हम जनरलाइज करते जाएं तो हम इस टाइप की किसी भी एक सीरीज के एन या इनफाइनाइट टर्म्स के सम का फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। और तुम्हें पता भी होगा बिकॉज तुमने एजीपी पढ़ लिया कि वो सारी सीरीज जिनमें जीपी आ रहा है, एपी आए या ना आए मैटर नहीं करता, जीपी आ रहा है, उनमें हम एजीपी के सम फाइंड करने वाली मेथड को यूज कर सकते हैं। करेक्ट? यस सर समझ गया। तो उसी से अपन ने बना लिया। अब तुम लोग ये बताओ कि हमें इस एक्सपेंशन में x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए। इसका एक्सपेंशन मैंने यहां लिख दिया, तो इसमें x की पावर n का कोफिशिएंट क्या आएगा? n+1, और a ऑलरेडी आगे है तो a इंटू n+1 आ जाएगा, और ऐसे ही b यहाँ पे आगे है और x की पावर n-1 का कोफिशिएंट चाहिए तो वो n आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ओवरऑल जो कोफिशिएंट आ रहा है वो a टाइम्स n+1 प्लस bn आ रहा है, और क्वेश्चन ने a टाइम्स n+1 प्लस bn को 2n+1 करने को बोला है।
दोनों साइड n के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया तो a प्लस बी इक्वल्स टू 2 एंड a इक्वल्स टू 1, तो b की वैल्यू भी बना गई। तो पूछा क्या है, a और b पूछा है, a और b दोनों 1 1 आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट क्या है बताओ। सर मैंने सॉल्व किया, मेरे से कैलकुलेशन नहीं हो रहा था सर, मतलब गलत आ रहा था, 2-3 बार सॉल्व किया मैंने। ओके, अभी देखते हैं क्वेश्चन जी नंबर सर। 10। इफ x is nearly equal to 1 then prove that this is equal to this or this. Okay, क्वेश्चन नंबर 9 में कैलकुलेशन, तो ये है 1 प्लस 3/4x होल रेज टू पावर -4, 16 माइनस 3x का पावर 1/2, x प्लस 8 का पावर -2/3, 1 प्लस 3/4x होल रेज टू पावर -4। 16 को कॉमन लिया क्योंकि 1 बनाना है, तो पावर हाफ है तो 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये बन जाएगा 1 माइनस 3x/16 होल रेज टू पावर हाफ। थर्ड वाले ब्रैकेट से 8 को कॉमन लिया, सिंस पावर -2/3 है तो 2 की पावर 3 बाहर आएगा, तो 2 की पावर -2 बाहर आएगा, तो यानी कि 1/4 बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा। तो देखना कॉमन लेने मतलब 1 बनाने के लिए जो भी नंबर था सेकंड ब्रैकेट में 16 और थर्ड ब्रैकेट में 8, इनको कॉमन लिया तो ऐसे बना, 4/4 भी कैंसिल हो गया। 4/4 को कैंसिल करने के बाद फर्स्ट का एक्सपेंशन 1 माइनस 3/4 इंटू 4x, तो 1 माइनस 3x बन जाएगा ओनली। सेकंड का एक्सपेंशन 1 माइनस 3x/32 बन जाएगा। थर्ड का एक्सपेंशन 1 माइनस 2x/24 यानी कि x/12 बन जाएगा। एक बार देखो ये तीनों नंबर समझ आ गई है, इनको मल्टीप्लाई किया फिर इनको मल्टीप्लाई किया, और अब हम एलसीएम ले लेंगे। क्या आ गया, 32 और 12 का एलसीएम 32 इंटू 3, तो 96 इंटू 3 कितना होता है, ये हो गया 16। टू 88 प्लस 9 297 प्लस 8 2305। अगर मेरी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है तो ऐसे आ रहा है मेरा आंसर। क्वेश्चन ने बोला है 1 प्लस 24p/61 फिर तो कोई मिस्टेक नहीं है। 1 प्लस 3/x रेज टू पावर -4 ठीक लिखा है। 16 माइनस 3x की पावर हाफ ठीक है। x प्लस 8 की पावर -2/3 ठीक है। इधर से कुछ भी कॉमन नहीं लिया, सेकंड ब्रैकेट से अपन ने 16 कॉमन लिया तो बाहर आ जाएगा, एंड थर्ड ब्रैकेट से 8 कॉमन लिया तो -2 की पावर -2 यानी कि 1/4 बाहर आ जाएगा, तो 4 कैंसिल भी हो गया। फिर मल्टीप्लाई किया तो एक तो मिस्टेक नहीं, ठीक है। 1 प्लस 3/4x इंटू -4, तो 1 माइनस 3x आ गया। सेकंड में 3/32 आ गया, और थर्ड में 1/8 इंटू 2/3 यानी कि 2/24 यानी कि 1/12, ये भी ठीक है।
अब इनका एलसीएम लिया तो इनका एलसीएम 96 आ गया. 96 into 3 is 288. 96 32 into 3 is 96. 3 into 3 is 9. ठीक है. और ये हो गया 8. ये भी ठीक है. आंसर यही आ रहा है. इन्होंने जो दे रखा है ना वो गलत दे रखा है. ठीक है। तुमने भी जैसे सॉल्व किया तुमने पूरी कैलकुलेशन करी क्या? हाँ सर, पूरा कैलकुलेशन किया था, ऐसा ही कुछ आ रहा था। अभी तो मैंने व्हाइट बोर्ड पे किया था और मैंने पेपर पे Okay. किया था, बट वो ये बुक नहीं है। बट हाँ, ठीक ऐसा ही कुछ आ रहा था सर, 3 है. समथिंग और 90 समथिंग। तो इसमें आंसर में करेक्शन कर लेना. और ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का. क्वेश्चन नंबर 10. x इज नियरली इक्वल टू 1. ऐसी सिचुएशन में हम x को 1 प्लस मान लो h ले लिया. इफ x इज नियरली इक्वल टू 1 देयरफॉर h इज नियरली इक्वल टू 0. ठीक है. अगर x अप्रोक्सीमेटली 1 है तो h अप्रोक्सीमेटली 0 हो गया. क्वेश्चन है जो एक्सप्रेशन गिवन है वो है a इंटू एक्स रेज टू पावर b माइनस b इंटू एक्स रेज टू पावर a अपॉन एक्स रेज टू पावर b माइनस एक्स रेज टू पावर a. We can write this expression as a into 1 plus h raised to power b minus b into 1 plus h raised to power a upon 1 plus h whole raised to power b minus 1 plus h whole raised to power a. ठीक है. इसको हमने जब बाइनोमियली ओपन किया तो ये बन जाएगा 1 प्लस बी एच प्लस बी इंटू बी माइनस 1 अपॉन. अच्छा यहाँ पे लेकिन h बनेगा ही नहीं. ठीक है. इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस बी एच माइनस बी माइनस ए. एक मिनट रुको. अगर हम अप्रोक्सीमेशन में सिर्फ 1 प्लस एन एक्स ही लिख दें तो ये हो जाएगा b इंटू 1 प्लस ए एच और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 प्लस बी एच माइनस 1 माइनस ए एच. देखना हमने एच स्क्वायर और हायर पावर्स को नेगलेक्ट कर दिया तो एक्सपेंशन ये बनेगा. अब मल्टीप्लाई किया सिंप्लीफाई किया तो बन रहा है a माइनस बी तो न्यूमरेटर में और b माइनस ए इंटू एच यानी कि माइनस 1 अपॉन एच बन रहा है. और h जो है वो किसके इक्वल है x माइनस 1 के. यही क्वेश्चन है प्रूव करने को बोला है. ये जो अपन जिस मतलब जैसे अपन ने अब ये सब्स्टिट्यूट किया तो ये वाली जो सारी चीजें है ना ये लिमिट वाले चैप्टर में आती हैं. इस चैप्टर में इस क्वेश्चन के मतलब इस टाइप के क्वेश्चन नहीं देने चाहिए बट अभी गिवन है तो अपन ने सॉल्व कर लिया. बट ये सारा कुछ 12th क्लास में आएगा लिमिट्स चैप्टर में कि किस कब क्या सब्स्टिट्यूट करना है. और कोई डाउट बताओ इन चैप्टर एक्सरसाइज कौन सा है ये? सर मैंने अभी लास्ट वाला क्वेश्चन चेक किया, मेरे को भी वही आंसर आपका आया। अच्छा ठीक है. इन चैप्टर एक्सरसाइज 4 में कोई डाउट किसी को? So 1 and 3. और कुछ? अच्छा 5 ही क्वेश्चन हैं. क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x plus 3y whole square and 9x square plus y square minus 6xy whole bracket क्या cube है. This is x plus 3y whole square and this is 3x minus y
होल स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई किया इनको तो ये बन जाएगा 3x² माइनस xy 9 माइनस 1 8। अब क्वेश्चन इस एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, कितने हो जाएंगे? बोलो। x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xp 13 टर्म्स हो जाएंगे। होल रेज टू पावर n में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस p माइनस 1 c p माइनस 1 होते हैं। तो इन दिस केस 6 प्लस अच्छा, इन दिस केस तो ये चीज लगेगी नहीं बिकॉज इंटर कन्वर्टेबल है। ओके, इन दिस केस तो वी कैन से दैट दिस इज काइंड ऑफ, अगर हमने y रेज टू पावर 2 को ब्रैकेट के बाहर लिया तो y रेज टू पावर 12 तो बाहर आ गया और ये बन जाता है इस तरह से 3x अपॉन y होल रेज टू पावर 2 माइनस 8x अपॉन y। तो ये अब काइंड ऑफ 3t² माइनस 8t माइनस 3 प्लस 8t होल रेज टू पावर 6 बन रहा है। इसका जो एक्सपेंशन करेंगे तो t की हाईएस्ट पावर 12 जाएगी और t की लीस्ट पावर 0 जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 0 से लेके 12 तक 13 टर्म्स हो जाएंगी। So why can't you do the n plus p minus 1 c वो p हमने minus जब 1? फॉर्मूला डिस्कस किया था तो हमने ये बोला था कि अगर ऐसा कुछ है कि x प्लस वाई प्लस जेड होल रेज टू पावर n, जिसमें हम x के किसी भी x और y मतलब इनके आपस के किसी भी कॉम्बिनेशन को एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो हम n प्लस पी माइनस 1 सी पी माइनस 1 यूज करेंगे। इन दिस केस तो हमने कहा कि ये 3t² माइनस प्लस 8t माइनस 3 जो भी था ऐसे बन गया। तो This is the different variables. So, हाँ, अगर डिफरेंट वेरिएबल्स हैं तो हम फॉर्मूला वो वाला पहले वाला यूज करेंगे। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। सर Question- मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एक्चुअली मेरा थॉट ऐसा था कि ये पूरा जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर x प्लस 3y में होल स्क्वायर है, तो मतलब मैक्सिमम 3 का सॉरी x का वैल्यू x² रहेगा इस वाले ब्रैकेट में। फिर इस x² को अगर मैं नेक्स्ट वाले उस पे मल्टीप्लाई करूंगा तो x² इंटू x² x टू द पावर 4 और x टू द पावर 4 के बाद एक और x है, तो x टू द पावर हाँ x टू द पावर 4 और एक और x है। अभी ये होल क्यूब में जाएगा, मतलब 4 into 4 12 12 प्लस 1 क्योंकि x एक बचा हुआ है तो 13 टर्म्स। ये वाला मेथड इस वाले क्वेश्चन में तो ठीक है, बट कई बार क्या होता है कि डेटा इस तरह से गिवन होता है। जैसे मान लो लेट्स से मैं इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें देता हूँ जिससे कि तुम्हें क्लियर हो जाएगा क्या कि अगर ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि x प्लस 3y होल स्क्वायर इंटू x² माइनस 6xy प्लस 9y² होल रेज टू पावर 3। अब तो मैंने बस क्या किया, लास्ट वाले क्वेश्चन से ओनली नंबर्स को चेंज किया। लास्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ पे 9, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -6 था, लेकिन एक x² का टर्म है, एक y² का टर्म है और एक x इंटू वाई का टर्म है, और मैंने अभी इस तरह से क्वेश्चन लिख लिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर तुम उसी मेथड से सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर जो है वो 13 आ जाएगा। बट एक्चुअल में इसका सॉल्यूशन क्या है कि ये x प्लस 3y का होल स्क्वायर और ये जो ब्रैकेट लिखा हुआ है ये x माइनस 3y का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। This becomes x² minus 3y² whole square का whole cube. Now this becomes x² minus 3y² का whole power 6, और इसके एक्सपेंशन में 7 टर्म्स ही आएंगी क्योंकि कभी भी x या y की पावर जो ऑड है वो आएगी नहीं। x की हाईएस्ट पावर 12 आएगी, x की लीस्ट पावर 0 आएगी, बट x की ऑड पावर्स नहीं आएंगी। तो 12 के बाद 10 मिलेगा या 8 मिलेगा या 6 एंड सो ऑन।
तो ओनली ये 7 टर्म्स ही आएंगी, तो इसलिए सिंप्लीफिकेशन करना जरूरी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, कोफिशिएंट सर ऑफ एक एक्स। सेकंड, लास्ट वाला मैं कॉपी कर रहा था। जो मैंने न्यू एग्जांपल लिया है वो वाला। हाँ सर, आपने जो नया एग्जांपल दिया। सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, बाद में कॉपी कर दूंगा। ठीक है। What is the coefficient of x cube in the expansion of 2 minus x plus 3x square whole raised to power 5? 2 minus x plus 3x square whole raised to power 5. तो इसका जो जनरल टर्म है वो है 5 फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल 2 raised to power p minus x raised to power q 3x square raised to power r power of x q plus 2r आ रहा है, जिसे क्वेश्चन ने 3 रखने को बोला है, और हमें पता है कि p plus q plus r की वैल्यू जो है वो 5 होगी, एंड p q एंड r आर होल नंबर्स। तो हम इसके लिए अब केसेस लेंगे और केसेस अब r पे लेंगे। तो केस 1 कि r इज इक्वल टू 0, केस 2 r इज इक्वल टू 1। देखना बस दो ही केस बनेंगे, r के लिए 2 नहीं ले सकते। r को 0 लिया तो करस्पॉन्डिंग q3 आ गया और p 2 आ गया। r को 1 लिया तो करस्पॉन्डिंग q1 आ गया और p3 आ गया। इन दिस सिचुएशन कोफिशिएंट 5 फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल 2 रेज टू पावर p minus 1 रेज टू पावर q एंड 3 रेज टू पावर r, ये आ गया। और सेकंड वाले केस में जो कोफिशिएंट है वो आ गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 रेज टू पावर 3 minus 1 रेज टू पावर 1 3 रेज टू पावर 1। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके हमारा आंसर आ जाएगा। सर आप इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर सकते हैं, मेरे को डाउट है उसमें। क्वेश्चन नंबर 3 ने जो बोला है इसमें 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब होल रेज टू पावर हाफ एंड कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब फाइंड करना है। इसके फैक्टर्स बन रहे हैं क्या? फैक्टर्स नहीं बन रहे ना, तो x क्यूब का कोफिशिएंट तो फिर अपन इसी मेथड से फाइंड करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया है। तो ये ठीक। 1 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 1 जैसा लग रहा है। 1 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 2 लग रहा है सर। 1 माइनस एक्स रेज टू पावर, हाँ ओके, ऑल्टरनेट प्लस माइनस है, हम वैसे भी कर सकते हैं। और -2 है तो पावर जो हाफ लेंगे तो वो पावर यानी कि -1 हो जाएगी, और ये हो जाएगा क्या 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -1, और इसके एक्सपेंशन में एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो -1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है। क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब in 1 minus 2x plus 3x square minus 4x cube whole raised to power half is equal to coefficient of x cube in 1 minus 2x plus 3x square minus 4x cube plus 5x की power 4 minus up to infinite terms whole raised to power half। देखना ये दोनों सेम है, ये समझ आता है क्या? No, sir. Can you हाँ सर। explain? एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं अब। तुमसे बोला जाए कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर से 4 बताना है इन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब
प्लस 5x4 एंड खत्म। ठीक है, ये बोला जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 4 बताना है इन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 5x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 5 एंड सो ऑन इन्फिनिट तक चल रहा है। दोनों का आंसर सेम आएगा 5। Yes, sir. तो यहाँ पे अपन ने क्या किया कि सिंस 4 ही पावर चाहिए थी, तो 4 से हायर पावर वाली जो टर्म्स हैं उनको हम लिखें या ना लिखें मैटर ही नहीं करेगा x की पावर 4 बनाने के लिए। तो वही बिल्कुल सेम चीज मैंने लास्ट वाले उसमें की थी कि अगर x की पावर 3 चाहिए, x की पावर 3 चाहिए तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 तक ले लिया। अगर हमने एक्स्ट्रा यानी कि 3 से हायर पावर्स को इंक्लूड भी कर लिया तो भी x की पावर 3 पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अभी क्लियर है? यस सर। Yes, sir. और अभी जो ये मैंने सेकंड वाला ब्रैकेट लिखा है, दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर -2। ये ब्रैकेट की वैल्यू है और इसकी होल पावर जो है वो 1/2 हो रखी है। तो इसका मतलब कि ये अब 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर -1 बन गया। 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर -1 का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो -1 आ जाएगा। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन समझ आ गया क्या? सर हाँ, वो सर आप अपना एग्जांपल दिखा सकते हैं जो आपने इस क्वेश्चन के लिए दिया था एक्सप्लेन के लिए। हाँ सर, हो गया, समझ गया। आगे डाउट बताओ, और कोई इन चैप्टर एक्सरसाइज में कोई डाउट किसी को? ओके, अभी एक्सरसाइज 1A, एनी डाउट? सर क्वेश्चन नंबर 30, 33 एंड 35। क्वेश्चन नंबर 30 ने बोला है -1 एक्स स्क्वायर -2 एक्स क्यूब -3 एक्स माइनस एन, इसके एक्सपेंशन में एन स्क्वायर प्लस एन -14/2। अगर हम x की हाईएस्ट पावर की बात करें तो कितना आ रहा है इसमें? बोलो। इन सबके मल्टीप्लिकेशन में x का हाईएस्ट पावर कितना आ रहा है? सर x raised to the power 2n minus 1। नहीं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n आ रहा है। नहीं, डाउट नहीं, हम डाउट डिस्कस करने के बाद फिर अपन जो थ्योरी है वो डिस्कस, टाइम ज्यादा हो गया क्या? 8 बज गए। ओके, चलो अपन ऐसा करते हैं, अभी फिर अपन एक बार थ्योरी कंटिन्यू कर लेते हैं, ये वाले डाउट नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। बट जस्ट ये वाला क्वेश्चन जो है कि x की पावर 1 यहां से आ रहा है, x की पावर 2 x की पावर 3, तो हाईएस्ट पावर x की पावर 1 x की पावर 2 x की पावर 3 x की पावर n, दैट इज x की रेज टू पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, ये आएगा। और ये हाईएस्ट पावर n इंटू n प्लस 1/2 है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ n इज n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, अभी क्लियर है सभी को? क्वेश्चन है जो पूछा है वो x हाँ रेज सर, टू समझ पावर गया। n स्क्वायर प्लस n माइनस 14/2 पूछा है, दैट इज x रेज टू पावर n इंटू n प्लस 1/2 माइनस 7। तो हमें हाईएस्ट पावर से 7 पावर्स कम करनी है। हाईएस्ट पावर कैसे मिला था? जब हमने जो भी ब्रैकेट है उसमें x वाली टर्म को मल्टीप्लाई किया था। लेकिन अगर हमें 7 पावर कम करनी है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो x की पावर 7 - 7 वाला ब्रैकेट है ना,
उसमें से इस पावर की जगह इस नंबर को यूज कर लें, तो x की पावर 7 कम हो जाएगी, लेकिन कोफिशिएंट -7 मिल जाएगा। ये पॉइंट समझ आ रहा है? हाँ या नहीं? सर कोफिशिएंट कैसे -7 मिल रहा है? हाँ सर। सिर्फ ये ले लेते हैं अपन, ठीक है। अगर अपन ने ये जो 3 ब्रैकेट्स हैं, इन तीनों में x वाली टर्म को मल्टीप्लाई किया था, तो x क्यूब मिलेगा, ठीक है। हाँ सर। लेकिन मान लो हमें x क्यूब नहीं चाहिए होता, हमें x स्क्वायर ही चाहिए होता, तो x स्क्वायर के लिए क्या करते कि इन दोनों ब्रैकेट से तो x का मल्टीप्लीकेशन करते और इस ब्रैकेट से -3 को ले लेते, तो x इंटू -3 -3x स्क्वायर मिल जाएगा। हम ऐसा भी कर सकते थे हाँ कि सर। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इस वाले ब्रैकेट से -2 ले लिया, तो उस सिचुएशन में कोफिशिएंट -2 मिल जाएगा। और हम ऐसा भी कर सकते थे कि हमने इन दोनों से x को ले लिया और यहां से इस ब्रैकेट, तो इस सिचुएशन में -1 मिल जाएगा। तो ऐसे हमें अलग अलग केस बनाने पड़ेंगे। तो हमने कहा -1 मिल कि जाएगा। हाईएस्ट पावर से 1 पावर कम करनी थी, तो हमने इस तरह से केसेस बनाए। वैसे ही अभी इस क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर से 7 पावर कम करनी है, तो डिफरेंट केसेस क्या बन जाएंगे कि जो x की पावर 7 -7 वाला ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट से हम x की पावर 7 की जगह -7 को ले लें। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो x की पावर 6 -6 और x की पावर 1 -1 है, तो x की पावर 6 और x की पावर 1 को यूज ना करें, उनकी जगह इन 6 और 1 को यूज कर लें। x की पावर 5 -5, x की पावर 5 2 -2। तो ऐसे अब हम बस 7 को डिफरेंट फॉर्म्स में लिख रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि या तो हम 7 को 7 ही ले लें, या फिर 6+1 ले लें, या फिर 5+2 ले लें, या फिर 4+3 ले लें, या फिर और क्या केस बनेगा, 4+2+1 ले लें। और कुछ 7 को और कैसे लिख सकते हैं, मतलब कितने भी नंबर्स के सम में, बट सारे के सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए और पॉजिटिव होने चाहिए। बस यही केस बन रहे हैं। सर 7 में लेकिन -7 नहीं आएगा क्या सर? नहीं, अभी तो ये मैंने केस लिया है। इस सिचुएशन में कोफिशिएंट जो आएगा वो -7 आएगा। इस सिचुएशन में माइनस इंटू -1 आएगा, -5 इंटू -2 आएगा, -4 इंटू -3 एंड लास्ट वन इज -4 -2 -1। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी अपन आज का डिस्कशन यहाँ तक ही रख रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। और अभी मैं समेशन ऑफ सीरीज शुरू कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 1A या इन चैप्टर एक्सरसाइज अगर कोई बाद में सॉल्व करता है तो नेक्स्ट क्लास में भी पूछ लेना। समेशन ऑफ सीरीज में अब तुम नोट्स मत बनाना बोर्ड पे, मतलब इस पे समझना सारा कुछ। मैं ये पीडीएफ जो है वो तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। ये सारा समझने वाला पार्ट ज्यादा है, तो एक बार ढंग से इस चीज को देखना। बिगिनिंग में तो खैर सिंपल ही बातें हैं, बट आगे जाके थोड़ा सा टफ होगा। और जनरली जेई में जो क्वेश्चन आता है वो समेशन ऑफ सीरीज पे ही आता है। सबसे पहली चीज जो हमने एक बार पहले भी डिस्कस की है कि जो NCR है, इसको सिंपली CR भी लिखते हैं, इसको इस तरह से भी लिखते हैं। ठीक है, और ये वाला नोटेशन जेई ज्यादा यूज करता है, बट दोनों ही स्टैंडर्ड है। हमें 1 + x⁻n का एक्सपेंशन C0 या C0 + C1x + C2x² + C3x³ एंड सो ऑन + Cn x⁻n इसका यहाँ पे यूज करना है। तो रिजल्ट नंबर 1 जो हमने लास्ट क्लास में डराइव भी किया था कि C0 + C1 + C2 + C3 x नहीं है टू Cn, इसका आंसर कितना? आंसर नहीं पता तो इसके ऊपर जो हमने ये एक्सपेंशन लिखा हुआ है, इस एक्सपेंशन में x को क्या पुट करें कि रिक्वायर्ड सीरीज मिल जाए? 1 पुट करेंगे। 1 पुट करने के बाद आंसर क्या आ रहा है? 2 raised to the power n।
अगर x को 1 पुट किया तो यहाँ भी x को 1 पुट करेंगे और 1 + 1 होल रेज टू पावर n 2 रेज टू पावर n 1 किया। देखना फर्स्ट पॉइंट सबको समझ आ गया कि बनाया कैसे। तो हमने सभी जगह इस वाली सीरीज में x के प्लेस पे 1 रखा, तो राइट हैंड साइड में तो c0 + c1 + c2 + c3 अप टू cn बन जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में 1 + 1 होल रेज टू पावर n दैट इज 2 रेज टू पावर n बन जाएगा। नेक्स्ट जो हमें ध्यान रखना है कि c0 - c1 + c2 - c3 एंड सो ऑन अप टू cn। बोलो आंसर। 0। 0। क्लियर है सभी को कि हमने x के प्लेस पे -1 पुट किया जिससे कि ऑल्टरनेट प्लस माइनस आने लग गया। तो ये c0 फिर -c1 फिर +c2 फिर -c3 एंड सो ऑन बन रहा है, और इधर की साइड x को जब -1 पुट किया तो 1 - 1 होल रेज टू पावर n 0 बन गया। ठीक है, अब ये अपन को ध्यान रखना है कि सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n, और ये 2 रेज टू पावर n अपन कब बोल रहे हैं, व्हेन अपर इंडेक्स ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट इज इक्वल टू n। तो अपर इंडेक्स तो n है सारे के सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का, और r की वैल्यू 0 से n तक जा रही है। r इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू n। तो कोई भी सीरीज कंप्लीट सीरीज कब होती है, तब होती है जब बाइनोमियल कोफिशिएंट का जो लोअर इंडेक्स है उसकी मिनिमम वैल्यू तो 0 हो और मैक्सिमम वैल्यू अपर इंडेक्स के इक्वल हो, तब जाके वो सीरीज कंप्लीट है। ये मैं जो बोल रहा हूँ इसका मीनिंग क्या है कि अगर ये बोला जाए, मैं एक बार जो मैंने लिखा था ना उसको लिख देता हूँ फिर मैं बताता हूँ उसको। तो थर्ड पॉइंट, क्योंकि हम अभी सिग्मा नोटेशन का यूज करेंगे, तो r इज वेरिंग फ्रॉम 0 to n। फर्स्ट पॉइंट ही लिख रहा हूँ मैं थर्ड पॉइंट में, तो समेशन ऑफ NCR वेयर r इज वेरिंग फ्रॉम 0 to n इज 2 रेज टू पावर n। और फोर्थ पॉइंट जो एक्सपेंशन लिखा है जो हमें ऑलरेडी पता है वही लिख रहा हूँ कि NCR इंटू x रेज टू पावर r का समेशन 1 + x होल रेज टू पावर n। पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 समझ आ रहे हैं सभी को। ये जो है ये पॉइंट नंबर 3 लिख दिया मैंने सिग्मा के फॉर्म में, और ये पॉइंट नंबर 4 लिख दिया सिग्मा के फॉर्म में। एनी डाउट? आगे बढ़े। Yes, sir. हाँ सर। अब नेक्स्ट थिंग क्या कि ये बोला जाए तुमसे कि समेशन ऑफ फाइव सी आर प्लस 1 r इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 4, तो क्या ये सीरीज कंप्लीट है या नहीं है? नहीं है सीरीज सर। सर एक 1 मिसिंग है सर, 5C0 स्पेसिफिकली। हाँ, कि जब हम यहाँ r की वैल्यूज पुट करेंगे तो दिस बिकम्स 5C1 + 5C2 + 5C3 + 5C4 + 5C5। बट सीरीज कंप्लीट नहीं है। सीरीज कंप्लीट कब होता है, जब लोअर इंडेक्स में फर्स्ट टर्म में 0 आ जाए जो यहाँ पे नहीं है, और लास्ट टर्म में लोअर इंडेक्स अपर इंडेक्स के इक्वल हो जाए। राइट साइड यानी कि एंड से तो ये कंप्लीट है, लेकिन बिगिनिंग में 5C0 वाला टर्म मिसिंग है। तो अगर हमें कोई भी टर्म समझ आ जाता है कि वो मिसिंग है तो हम उस टर्म को ऐड सब्ट्रैक्ट करके सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे। सीरीज अगर कंप्लीट हो गई तो अभी जो मैं ये ब्रैकेट लगा रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक का आंसर कितना हो जाएगा? 5 2 रेज टू पावर 5। और लास्ट नंबर जो है वो वैल्यू 1 है। 5C0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसका समेशन का आंसर 2 रेज टू पावर 5 -1 आ जाएगा। अभी के लिए मैं इसको अब यहीं पे छोड़ रहा हूँ, मैं इसको वापस से डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट अभी बस इतना समझना है कि सीरीज कंप्लीट है या नहीं है, ये चेक कैसे करना है। आंसर कैसे आया बाद की बात है, बट सीरीज कंप्लीट कब होगा, जब लोअर इंडेक्स की मिनिमम वैल्यू 0 हो रही हो और लोअर इंडेक्स की मैक्सिमम वैल्यू अपर इंडेक्स के इक्वल हो। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं समेशन ऑफ सीरीज में, वो क्वेश्चंस किस टाइप के बनते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ
सी नॉट प्लस C1 इंटू 2 प्लस C2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस C3 इंटू 2 क्यूब Cn इंटू 2 रेज टू पावर n। बता सकते हो आंसर? Three to the n. 3 So रेज 3 टू raised पावर to the power n. 3 raised 3 to the रेज टू power n. पावर। और 3 रेज टू पावर n आया कैसे? ये जो 1 plus 2. हाँ, ये जो फॉर्मूला है इसमें हमने x के प्लेस पे 2 पुट कर दिया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज कि हम इसको आगे से कैसे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जब भी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के मल्टीप्लिकेशन में जीपी है, सी नॉट के मल्टीप्लिकेशन में 1 है, फिर 2 है, फिर 2 स्क्वायर है, फिर 2 क्यूब है एंड सो ऑन। तो 1 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब एंड सो ऑन, दीज ऑल नंबर्स आर इन जीपी। तो वो सिचुएशन सबसे सिंपल सिचुएशन होगा जब भी बाइनोमियल कोफिशिएंट के मल्टीप्लिकेशन में जीपी है, तो वो सबसे सिंपल सिचुएशन होगा। क्यों? बिकॉज इन दैट केस हम डायरेक्टली 1 प्लस एक्स का पावर n का जो एक्सपेंशन है 1 प्लस या सी नॉट प्लस C1 एक्स प्लस C2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, इसमें x की वैल्यू को रिक्वायर्ड जो भी नंबर होगा वो पुट करके आंसर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हमने x की जगह 2 पुट किया, तो ये बन गया 1 प्लस 2 होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू सी नॉट प्लस C1 एक्स प्लस C2 एक्स स्क्वायर। नहीं, x तो अपन ने 2 पुट कर ही दिया। ठीक है, अभी मैंने जो लिखा है इसको सिंस बार बार अपन को इतना लंबा सा एक्सप्रेशन ना लिखना पड़े, तो हम बेटर क्योंकि एग्जाम में टाइम ज्यादा नहीं होता अपने पास, तो हम बोलेंगे कि NCR x रेज टू पावर r का समेशन r वेरिंग फ्रॉम 0 टू n इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n। ठीक है, तो क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन में हमने, मैं एक बार वापस से क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि सी नॉट प्लस C1 एक्स प्लस C2 एक्स स्क्वायर प्लस Cn एक्स टू पावर n था। तो अब इसको प्रॉपर मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या कि हम इसको समेशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले तो NCR लिख लो। NCR लिखने के बाद अब ये देखो कि जैसे सेकेंड टर्म में लोअर इंडेक्स 1 है तो x की पावर भी 1 आ रही है, थर्ड टर्म में लोअर इंडेक्स 2 है तो x की पावर भी 2 आ रही है। तो इसका मतलब कि अगर हमने लोअर इंडेक्स को r लिया है तो x का पावर भी r आ जाएगा। तो ये तो है इस एक्सप्रेशन का जनरल टर्म। और r की वैल्यू अब डिसाइड कर लो। तो यहाँ पे हमने देखा कि r जो है वो 0 से शुरू हो रहा है और n पे फिनिश हो रहा है, तो r इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू n। तो स्टेप 1 है कि गिवन सीरीज को समेशन की फॉर्म में लिखना। ये समझ आएगा? गिवन सीरीज को समेशन की फॉर्म में लिखना। तो हमने सबसे पहले एनसीआर तो पहले फिक्स कर ही लिया। एनसीआर फिक्स करने के बाद जो एनसीआर में आर लोअर इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग एक्स की पावर डिसाइड कर ली इन टर्म्स ऑफ आर। एक्स की पावर इन दिस केस आर ही आ रही है। एक्स की पावर डिसाइड करने के बाद एनसीआर में जो आर लोअर इंडेक्स है इससे हमने आर 0 से एन लाई कर रहा है ये चेक कर लिया। फॉर एग्जाम्पल अब मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ और मान लो क्वेश्चन ऐसे है सी नॉट इंटू एक्स टू पावर 5 C1 इंटू एक्स एक्स नहीं C नॉट इंटू 3 रेज टू पावर 5 C1 इंटू 3 रेज टू पावर 6 C2 इंटू 3 रेज टू पावर 7 Cn इंटू 3 रेज टू पावर n प्लस 5। तो जब इसके लिए लिखेंगे तो बोलो NCR के बाद x की पावर में क्या लिखें? R plus 5. R plus 5। R is varying from 0 to n plus 5. नहीं 0 टू 0 n। to n. 0 to n. 0 टू n हम बाइनोमियल कोफिशिएंट के लोअर इंडेक्स से ही r डिसाइड करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए एक और चीज बताता हूँ कि अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे होता कि C1 प्लस 2 नहीं 2 तो बाद में लेंगे
C2 into 5 plus C3 into 5 square plus C4 into 5 cube Cn और लास्ट में अब Cn नहीं लिखा है, लास्ट में लिखा है अप टू n टर्म्स। तो बताओ समेशन की फॉर्म में सबसे पहले तो हमने NCR लिख दिया, तो अब x की पावर क्या लिखें, उस मतलब 5 की पावर क्या लिखें? R और minus 1 r-1, देखना सभी को r-1 समझ आ रहा है? जितना लोअर इंडेक्स है उससे एक कम पावर चल रहा है, ठीक है। सेकंड की r की लिमिट, r इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n 1 टू n, ठीक है। इन दिस केस C0 वाला या C0 वाला टर्म नहीं है, तो r 1 टू n वेरी कर रहा है, ठीक है। अभी हम और एग्जांपल्स लेंगे तो इसमें आ जाएगा ये, बट हमने कहा कि सबसे पहले हम गिवन जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन में समेशन की फॉर्म में एनसीआर को सबसे पहले लिख लेंगे, एनसीआर फिक्स कर लिया। इसके बाद x का पावर जो भी एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग लिखा, तो इन दिस केस x का पावर r है, r की लिमिट 0 से n है, और ये 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन है। ये वाला n जो है ये यहां से नहीं आया है, ये यहां से आया है, यानी कि जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है उसका अपर इंडेक्स हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि कई बार मैं भी, और चलो बाद में क्वेश्चन लूंगा वो वाले, तो चलो हम फिर लास्ट वाले स्लाइड पे जाते हैं वापस से, कि अभी तक अपन ने क्या डिस्कस किया है। हमने कहा कि ये स्टैंडर्ड नोटेशन है एनसीआर को इस वाली फॉर्म में लिखना। फिर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन का एक्सपेंशन ये होता है, इसमें x को 1 पुट किया तो हमें C0 प्लस C1 प्लस C2 एंड सो ऑन की वैल्यू 2 रेज टू पावर n मिल गई। इसमें x को -1 पुट किया तो C0 माइनस C1 प्लस C2 एंड सो ऑन की वैल्यू 0 मिल गई। तो अगर हमें सारे की सारी टर्म्स को पॉजिटिव चाहिए तो x को हम पॉजिटिव पुट करेंगे, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन रिक्वायर्ड है तो हम x को नेगेटिव पुट करेंगे। थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट इन्हीं का सिग्मा नोटेशन में हमने लिखा हुआ है, तो ये वो जो फर्स्ट पॉइंट है इसको सिग्मा नोटेशन में हमने थर्ड पॉइंट में लिख दिया, और जो ओरिजिनल सीरीज है उसको सिग्मा नोटेशन में हमने फोर्थ पॉइंट में लिख दिया, ठीक है। ये तो हो गई बेसिक बात। अब इसके बाद हमने कहा कि अगर क्वेश्चन में इस तरह से है C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C0 प्लस C1 इंटू 2 प्लस C2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस C3 इंटू 2 क्यूब एंड सो ऑन, तो हम इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से अगर जाएंगे तो पूरा एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा और फिर x की जगह 2 पुट करके हमारा आंसर आ जाएगा। बट आगे से हम, बिकॉज ये तो चलो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कई बार जब क्वेश्चन लेंथी हो जाता है तो कंप्लीट एक्सपेंशन लिखना थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, तो उस सिचुएशन में हम सिग्मा नोटेशन यूज कर लेंगे। सिग्मा नोटेशन को यूज कैसे करेंगे, उसके लिए कि ये जो क्वेश्चन था वो इस तरह से था कि C0 प्लस C1 इंटू 2 प्लस C2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस C3 इंटू 2 क्यूब एंड सो ऑन अप टू Cn इंटू 2 रेज़ टू पावर n। तो हमने कहा सॉल्यूशन में कि इसको सिग्मा फॉर्म में लिखा, तो NCR 2 रेज़ टू पावर r, r इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू n, और इसका एक्सपेंशन 1 प्लस 2 होल रेज़ टू पावर n की हेल्प से 3 रेज़ टू पावर n आ गया, ठीक है। फिर हमने ये भी बोला था कि अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट के मल्टीप्लिकेशन में जीपी है तो वो सबसे सिंपल केस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करके आंसर बताना कि C0 माइनस C1 इंटू 3 प्लस C2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस C3 इंटू 3 क्यूब प्लस अप टू n प्लस 1 टर्म्स, बोलो क्या आंसर।
तो एनसीआर के मल्टीप्लीकेशन में किसकी पावर आएगी? जैसे लास्ट क्वेश्चन में 2 की पावर आई थी, तो इसमें किसकी पावर आएगी? -3. -3 -3, और उसका वो पावर कितना आएगा? R आर इज वेरिंग फ्रॉम 0 to n 0 to n+1. अब ये डिसाइड करना है कि 0 to n N. आएगा कि n+1 आएगा। सर n+1 तो टर्म्स होंगे ही, तो हाँ, n n आएगा बिकॉज r को हम 0 से शुरू कर रहे हैं, तो 0 वाला भी तो एक टर्म हो गया। तो अगर n+1, अगर तुम देखोगे ना तो लास्ट वाले क्वेश्चन ओके में भी ओके, सॉरी। n+1 टर्म्स ही थे, है ना। और ये अब इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 - 3 होल रेज टू पावर n बन जाएगा, विच इज -2 होल रेज टू पावर n। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो हमने फर्स्ट केस लिया है जब बाइनोमियल कोफिशिएंट के मल्टीप्लिकेशन में जीपी है। कोई डाउट किसी को अभी तक? नो सर। बताओ आंसर। So summation of NCR 2 raised to the power R-1 and R ranging from 1 to n. जो इसने बोला है सारा बिल्कुल सही है। देखो सभी को समझ आया कि सबसे पहले हमने एनसीआर लिख लिया और फिर आर के रेस्पेक्ट में जो 2 का पावर आ रहा है वो R-1 आ रहा है। यहाँ 2 है तो 2 की पावर 1 आ रही है, यहाँ 3 है तो 2 की पावर 2 आ रही है, 4 है तो 2 की पावर 3 है, तो एक पावर कम आ रही है, 2 रेज़ टू पावर R-1 आ रहा है। सेकंड चीज की R की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है, एंड सिंस अप टू n टर्म्स है हमने 1 से शुरू किया R की वैल्यू को, तो वो अपर लिमिट n आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला, तो इसके लिए जरूरी है कि जो लोअर इंडेक्स लिखा है वही x की पावर भी हो। तो अगर ये मिसमैच कर रहे हैं तो इनको हमें मैच कराना है। तो इन दिस केस लोअर इंडेक्स तो r है और 2 का पावर R-1 है, तो हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, पावर को सेम बनाने के लिए 2 की पावर 1 को -1 को बाहर कर दिया। तो अब ये इस तरह से बन गया NCR इंटू 2 रेज़ टू पावर R। तो जो लोअर इंडेक्स है वही लोअर इंडेक्स 2 की पावर में, मतलब x की पावर में होना चाहिए। तो ये अपन ने बना लिया। अगर मान लो किसी दूसरी सिचुएशन में ऐसे आता NCR इंटू 2 रेज़ टू पावर R+5, तो हम 2 की पावर 5 को सिग्मा के बाहर लाके NCR इंटू 2 रेज़ टू पावर R इस तरह से बना लेते। तो कुल मिला के ये R और ये R सेम रहना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप, क्या हम ये चेक करेंगे कि सीरीज कंप्लीट है या नहीं है। सीरीज कंप्लीट है या नहीं है उसके लिए NC0 वाला टर्म मिसिंग है। तो स्टार्टिंग से तो सीरीज कंप्लीट नहीं है, लेकिन बताओ एंड से सीरीज कंप्लीट है कि नहीं है। एंड में जाके सीरीज में कोई टर्म मिसिंग है या कंप्लीट है? Complete. कंप्लीट है। तो NC0 वाला जो टर्म है वो जो मिसिंग है उसको हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ऐड कर लिया क्योंकि हमने लोअर R की जो लोअर लिमिट है इसको 0 से शुरू कर लिया, और सब्ट्रैक्ट करेंगे का मतलब NC0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 0, क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो 0 लिया था तो एक्चुअल में इसी वाली टर्म को ऐड किया है, तो उसको अपन ने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। सिंस अभी सीरीज कंप्लीट है तो ये जो सिग्मा वाली फॉर्म में लिखा हुआ है इसका आंसर तो 1 + 2 होल रेज़ टू पावर n आ जाएगा, और सबसे लास्ट में जो ये लिखा हुआ है इसका आंसर देखो कैलकुलेशन करने के बाद 1 ही आ रहा है। तो हमारा फाइनल आंसर ये आ जाएगा। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। कोई भी स्टेप किसी को पूछना है? तो अभी हमने तो फर्स्ट इनमें केस, से कौन सा स्टेप क्लिक करना सबसे मुश्किल होता है सर? जब बाइनोमियल कोफिशिएंट के मल्टीप्लिकेशन में जीपी है
तो ये वाले क्वेश्चंस ऑलवेज सिंपल ही होते हैं, मतलब जो मैंने भी बताया बस उतना ही आएगा, कोई खास वेरिएशन इसमें होगा नहीं। अगर ओनली जीपी वाला क्वेश्चन है तो हम अभी इसके मतलब एपी लेंगे, एचपी लेंगे, वो क्वेश्चन अभी बाद में लेंगे इसके जस्ट बाद। बट अभी जीपी वाला जो केस है वो इजीएस्ट केस है इन सभी में। सर तो एजीपी वाला भी केस आ सकता है। हाँ, तो हम अभी पहले जीपी के बाद एपी, एपी के बाद एचपी, एचपी के बाद नहीं एचपी, हाँ एचपी के बाद एजीपी, ये वाले केसेस ले लेंगे। बट अभी फर्स्ट केस जो जीपी है वो क्लियर है। और जीपी में क्या, 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब एंड सो ऑन, दीज नंबर्स आर इन जीपी। और ये ऑलवेज एक्स की वैल्यू पुट करने से ही बन जाते हैं, तो कुछ एडिशनल मैनिपुलेशंस नहीं करने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर हाउ मेनी, ये चैप्टर में अभी कम से कम 3 लेक्चर्स चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, C1 R into NCR plus 2C2 plus 3C3 plus 4C4, ये सारा मल्टीप्लीकेशन में है। तो तुम लोग मुझे बताओ इसका जनरल टर्म क्या है। हमने कहा सबसे पहले एनसीआर तो फिक्स कर ही लिया करो, फिर एनसीआर के मल्टीप्लिकेशन में क्या आ रहा है। R देखना सभी को ये आर समझ आ रहा है, और आर इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n। 1 to n. तो यहाँ पे हम सेकंड वेरिएशन ले रहे हैं कि बाइनोमियल कोफिशिएंट के मल्टीप्लिकेशन में एपी है, यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 4 है, तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दीज नंबर्स आर इन एपी। तो ये इसका सेकंड वेरिएशन है। लेकिन उसका फर्स्ट स्टेप तो क्या कि हमें जनरल टर्म लिख के समेशन के फॉर्म में लिमिट्स वगैरह लगा के तो सेम ही करना है। तो हमने कहा कि एनसीआर फिक्स कर लिया, और इस वाले आर के रेस्पेक्ट में जो मल्टीप्लिकेशन में आ रहा था वो सेम नंबर आ रहा था, तो हमने मल्टीप्लिकेशन में आर लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप कि इसके बाद हमने एक प्रॉपर्टी पहले डिस्कस की थी, वो थी कि एनसीआर इज इक्वल टू एन अपॉन आर टाइम्स n-1 CR-1। अगर हम इस वाले r को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाता है r इंटू NCR इज इक्वल टू n इंटू n-1 CR-1। तो ये नेक्स्ट स्टेप में आ गया अब कि दिस सीरीज सिंस r इंटू NCR लिखा हुआ है तो r इंटू NCR इज इक्वल टू n इंटू n-1 CR-1। तो n इंटू n-1 CR-1, अभी भी r इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n है। ये वाला n समेशन से r से इंडिपेंडेंट है तो समेशन के बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। अब चेक करना कि ये सीरीज कंप्लीट है कि नहीं है। सर लाइक लास्ट टर्म इनकम्प्लीट है ना सर, मतलब n-1 ऊपर आ रहा है तो फिर लास्ट से कंप्लीट होने के लिए r की मैक्सिमम वैल्यू पुट करने के बाद अपर और लोअर इंडेक्स मैच करने चाहिए। कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं सर। तो कंप्लीट है। स्टार्टिंग से कंप्लीट होने के लिए r की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन यहाँ r की वैल्यू को यहाँ पुट करने के बाद 0 बनना चाहिए। अगर 0 बन रहा है तो ही कंप्लीट है, और अभी बन भी रहा है, तो ये सीरीज कंप्लीट सीरीज है। अगर ये सीरीज कंप्लीट सीरीज है तो इस सीरीज के सिग्मा का आंसर यानी कि इस ब्रैकेट का आंसर क्या हो जाएगा बताओ? 2 raised to power n-1। 2 raised to power n-1, 2 raised to power अपर इंडेक्स ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब एक बार देखो कि हमने इस क्वेश्चन में अलग क्या किया। हमने जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें तो लास्ट वाले क्वेश्चन में तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में जीपी चल रही थी। अगर जीपी चल रही है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि वो x की वैल्यू पुट करने से बन जाएगा। तो इन दिस केस 1 + x होल रेज़्ड टू पावर n में x की जगह 2 पुट कर दिया हमने। लेकिन अगर
मल्टीप्लीकेशन में एपी या कुछ और आ रहा है तो हमें कुछ ना कुछ फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जैसा कि इन दिस केस मल्टीप्लीकेशन में आर आ रहा है, तो अगर जब तक ये आर नहीं हटेगा, जब तक ये आर नहीं हटेगा हम सॉल्व नहीं कर सकते। हमें क्योंकि ओनली इसको सॉल्व करना आता है, तो इसके मल्टीप्लीके इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर कुछ जीपी में हो तो भी चलेगा, पावर में हो अगर हो आर तो चलेगा। लेकिन मल्टीप्लीकेशन में अगर आर है तो अपने पास अभी अब मेथड नहीं है, तो हमने फिर मेथड उसके लिए क्या किया कि इस आर को हटाना है। इस आर को हटाने के लिए ऑलवेज ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। और ये प्रॉपर्टी याद भी कैसे रखने को बोला था कि जो अपर और लोअर इंडेक्स है उनको तो रेशियो के फॉर्म में आगे लिख दो मल्टीप्लीकेशन में, और दोनों इंडिसेस 1 1 से कम हो जाएंगे। तो NCR इज इक्वल टू N अपॉन R इंटू N-1 CR-1। इस वाले R को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो R इंटू NCR इज इक्वल टू N इंटू N-1 CR-1। तो हमने ये यहाँ पे रिप्लेस किया, तो R इंटू NCR इज इक्वल टू N इंटू N-1 CR-1। सिंस N समेशन के लिए कांस्टेंट था, समेशन के बाहर कर दिया। ये ब्रैकेट चेक किया कि दिस सीरीज इज कंप्लीट और नॉट। तो R को जब 1 पुट किया तो लोअर इंडेक्स में 0 बन रहा है, R को जब N पुट किया तो लोअर इंडेक्स में N-1 बन रहा है जो अपर इंडेक्स के इक्वल है। तो सीरीज कंप्लीट है। कंप्लीट सीरीज है तो हमारा आंसर 2 रेज़ टू पावर अपर इंडेक्स आ जाएगा। सर तो आप रिपीट कर सकते हैं, आपने कैसे चेक किया कि पूरा कंप्लीट है? सर अपर वाला हमने कब कंप्लीट होता है सर, वो आप कंडीशन बता सकते हो? ओके, हमने R की वैल्यू को लोअर लिमिट 1 पुट किया, तो यहाँ पे R को 1 पुट किया तो लोअर इंडेक्स क्या बन गया 0। तो So, इसका मतलब कि बिगिनिंग से सीरीज कंप्लीट है। फिर हमने R की मैक्सिमम वैल्यू जो yes, यहाँ sir, पे है वो understood. N है, N पुट किया। तो N पुट किया तो ये नंबर लोअर इंडेक्स जो है वो N-1 बन गया जो अपर इंडेक्स के इक्वल है। अगर लोअर और अपर इंडेक्स सेम हो गए तो एंड से कंप्लीट है। अभी क्लियर है क्या? Yes, sir, clear है। मान लो ऐसे कुछ होता, बताना सीरीज कंप्लीट है कि नहीं है, और अगर कंप्लीट नहीं है तो इस बिगिनिंग से या एंड से कहां से कंप्लीट नहीं है? सर बिगनिंग से कंप्लीट नहीं है। कौन सा कट्टा मिसिंग है? C0। और एंड से? सर एंड से भी नहीं है। सर n+5 n+2 n+5 C n+3 सर ये सब। N+1 से N+5 तक। तो बस NC5 C n+1 तक ही है सर। ओके, और एक बार सभी लोग इस एग्जांपल को देख लो और सब लोग ये सोच लो कि सीरीज कंप्लीट है या नहीं है, पहली चीज। सेकंड थिंग कि इफ सीरीज इज नॉट कंप्लीट तो बिगिनिंग से कंप्लीट नहीं है या एंड से कंप्लीट नहीं है या दोनों जगह से कंप्लीट नहीं है। थर्ड थिंग कि अगर कंप्लीट नहीं है तो कौन कौन से टर्म्स ऐसे हैं जो मिसिंग है सीरीज को कंप्लीट होने से, जो नहीं होने दे रहे हैं। तो हम जब जैसे लोअर इंडेक्स की बात करें तो जब हमने R को 4 पुट किया तो यहाँ पे 1 बन रहा है। इसका मतलब कि N+5 C0 वाला टर्म मिसिंग है, ठीक है। फिर 1 बन रहा है, 2 बन रहा है, 3 बन जाएगा एंड सो ऑन। अब हम एंड से चेक करेंगे कंप्लीट है या नहीं है। R की जगह पे N+4 पुट किया तो ये N+5 CN+1 बन रहा है। ये तो बन रहा है, लेकिन क्या नहीं बन रहा है? N+5 CN+2, N+5 CN+3, N+5 CN+4 एंड N+5 CN+5। तो एंड से तो ये 4 टर्म्स मिसिंग है और बिगिनिंग से ये वाला टर्म मिसिंग है, ठीक है। अभी बात समझ आई क्या? एंड से तो ये 4 टर्म्स मिसिंग है और बिगिनिंग से ये वाला टर्म मिसिंग है। और मैं एग्जांपल लेता हूँ सीरीज को कंप्लीट है या नहीं है चेक करने के लिए। और ये सारा भी अपन कई सारे क्वेश्चंस करेंगे तो भी कवर हो जाएगा, बट एक बार ये समझ आना चाहिए कि सीरीज कंप्लीट है या नहीं है चेक कैसे करते हैं। तो लेट्स से कि R इज वेरिंग फ्रॉम, और यहाँ पे ले लिया अपन ने 20 CR-5, R इज वेरिंग फ्रॉम
5 to 24 सीरीज कंप्लीट है कि नहीं है? सर बिगिनिंग से कंप्लीट है, एंड से नहीं है सर। विच टर्म इज मिसिंग? सर 20 से 20। और सभी लोगों को समझ आया क्या कि बिगिनिंग से कंप्लीट है और एंड से ओनली एक टर्म मिसिंग है 20 से 20 वाला? अगर ये चीज क्लियर है कि बिगिनिंग से कंप्लीट है और एंड से 20 से 20 वाला टर्म मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे इस सीरीज को? चलो एक बार मैं लिखता हूं कि r को हमने 5 पुट किया तो ये 20 से 0 बन गया, फिर 6 पुट किया, फिर 7 पुट किया और लास्ट में जाके 24 पुट किया, तो ये सीरीज गिवन है। अब हमने कहा कि सिंस 20 सी 20 मिसिंग था तो 20 सी 20 को हमने ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिया सीरीज को कंप्लीट करने के लिए। अब यहां तक के जो ब्रैकेट का सम है ये कितना हो जाएगा? बोलो। सिंस अभी 2 to the power 24. और 24 नहीं 20, ठीक है। और ये वाला जो नंबर है ये कितना लिखा हुआ है? ये 1 लिखा है। -1. तो हमारा आंसर अब इसका 2⁻20 -1 हो जाएगा। अभी क्लियर है? Yes, sir. सर इसके ऊपर होमवर्क दे सकते हैं क्या? अभी एक्चुअली कुछ ज्यादा हुआ नहीं है, मैं देखता हूँ जितना भी हो पाएगा। ठीक है सर। अभी मैं एक बार बताता, एक्सप्लेन एक बार और कर दूंगा, लेकिन अब मेथड 2 और देख लो हैंड टू हैंड। कि मेथड 1 में तो हमने अभी ये डिस्कस किया है ये सारा। मेथड 2 क्या कि हम 1 + x⁻n का एक्सपेंशन लिखें और इसको अभी डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट किया तो लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव n इंटू 1 + x⁻n -1 आ जाएगा। क्लियर है? राइट साइड का डेरिवेटिव c0 का डेरिवेटिव 0 बिकॉज c0 एक कांस्टेंट नंबर है। c1 इंटू x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव c1, c2 इंटू x² का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 2 टाइम्स c2 इंटू x, फिर 3 टाइम्स c3 इंटू x² और लास्ट में जाके n टाइम्स cn इंटू x की पावर n -1। सभी को डिफरेंशिएट करना समझ आ गया? Yes, sir. क्वेश्चन है जो पूछा है उस पैटर्न को बनाने के लिए x की जगह क्या पुट कर दें? R. 1। 1 सर 1। हाँ, yes. तो x को जब 1 पुट किया तो राइट हैंड साइड में तो c1 + 2c2 + 3c3 एंड ncn बन जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में n इंटू 2⁻n -1 आ जाएगा। यही पहले भी आंसर आया था। Yes, sir. मेथड 2 इजी लगा होगा समझने के लिए, हाँ सर, मेथड 2 बेटर है मेथड 1 से। बट मेथड बट फिर यहाँ पे 2c2 3c3 ये सब 1 ही हो जाता है ना सर? नहीं, ये 2c2 2 अपर इंडेक्स नहीं है, 2 मल्टीप्लिकेशन में है। तो मैं question- ओके सर सॉरी सर। ठीक है। अब लेकिन मेथड 1 जो है ये जनरल मेथड है, सिग्मा की फॉर्म में कन्वर्ट कर ले तो अपन कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से। लेकिन मेथड 2 पर्टिकुलर मेथड है कि अगर कोफिशिएंट के मल्टीप्लिकेशन में AP चल रहा है तो ही हम सॉल्व कर पाएंगे। इनफैक्ट कभी मेथड 2 में थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ जाता है। कैसे कि मान लो ऐसे होता c0 + 2c1 + 3c2 + 4c3 and so on up to n + 1 टर्म्स, और हम मेथड 2 से सॉल्व कर रहे होते हैं यानी कि डिफरेंशिएट करने से। तो इसका एक्सपेंशन लिखा, तो इसका एक्सपेंशन तो ये हो जाएगा
अगर हमने डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दिया तो C1 के मल्टीप्लीकेशन में 1 आएगा, C2 के मल्टीप्लीकेशन में 2 आएगा, C3 के मल्टीप्लीकेशन में 3 आएगा। तो रिक्वायर्ड तो इससे डिफरेंट है। तो तुम बताओ क्या करना चाहिए कि C1 के मल्टीप्लीकेशन में 2 आ जाए, C2 के मल्टीप्लीकेशन में 3 आ जाए, क्या करें? सर सारे टर्म्स में एक एक ऐड कर देते हैं ना। हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या चीज ऐड कर दें? सर एक्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक्स मल्टीप्लाई ही करेंगे हम इस, दिस इज ट्रू फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, दिस इज ट्रू फॉर एवरी एक्स। तो हम मल्टीप्लाई बाय एक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, x इंटू 1 प्लस एक्स होल रेज़्ड टू पावर n इज इक्वल टू C नॉट इंटू एक्स, C1 इंटू एक्स स्क्वायर, C2 इंटू एक्स क्यूब, Cn इंटू एक्स रेज़्ड टू पावर n प्लस 1। और अगर अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो इसका डेरिवेटिव C नॉट, इसका डेरिवेटिव 2C1x, फिर 3C2x स्क्वायर। तो अभी जो रिक्वायर्ड सीरीज है वो x इक्वल टू 1 पुट करने से आ जाएगी। बात समझ आई? हाँ सर। तो ऑलवेज डायरेक्टली डिफरेंशिएशन नहीं करना है, डिपेंड करता है कि किस तरह से पावर्स चाहिए। और एक मिनट, हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग हमें डिफरेंशिएट करना है। अभी अपन ने x को मल्टीप्लाई किया, अब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। अभी ये वो था ना कि समेशन में सीरीज कंप्लीट या है नहीं, ये मैं भी और एक्सप्लेन करूंगा। एक बार क्वेश्चन लिखो तुम लोग। ये वाला ले लेते हैं जो भी लिखा था, C नॉट प्लस 2C1 प्लस 3C2 प्लस 4C3 टू n प्लस 1 टर्म्स। और इसको अभी तुम्हें मेथड 1 से ट्राई करना है, दैट इज समेशन वाले मेथड से। लिखो इसका जनरल टर्म, Sir, NCR into R plus 1 and R from 0 to N. सभी को क्लियर है? अब एनसीआर के मल्टीप्लीकेशन में कुछ आ रहा है वो जीपी में नहीं है। अगर जीपी में होता तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाता, पर अगर जीपी में नहीं है तो जैसे मल्टीप्लीकेशन में भी R प्लस 1 आ रहा है, तो हमारे पास प्रॉपर्टी तो यही है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज की थी कि R इंटू एनसीआर इज इक्वल टू N इंटू N माइनस 1 CR माइनस 1। तो हमारे पास अब प्रॉब्लम क्या है कि एनसीआर का जो लोअर इंडेक्स है R, अगर वो ही मल्टीप्लीकेशन में है तो हम उसको हटा सकते हैं, कुछ भी और डिफरेंट चीज होगी तो अपन नहीं हटा सकते। तो R इंटू एनसीआर को ही हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में तो कि यहाँ इसको, पे हम ऐसा निकाल सकते हैं समेशन से हाँ अलग। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल समेशन को बिल्कुल, अलग अलग। ये तुमने सीक्वेंस सीरीज में जब समेशन का यूज किया होगा तो ये भी समझ लिया होगा कि हम समेशंस को सेपरेट कर सकते हैं, और इस तरह से सेपरेट किया। अभी क्लियर है? Yes, sir. जो फर्स्ट है इसमें अगर हम R को 0 पुट कर रहे हैं तो फर्स्ट वाले की वैल्यू 0 आ रही है, बिकॉज यहाँ पे R मल्टीप्लीकेशन में है। हाँ सर। तो फर्स्ट वाले को हम अगर 1 से शुरू कर लें तो सेम बात है। Yes. फर्स्ट वाले को अब हम n इंटू n माइनस 1 CR माइनस 1, R इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू n, और सेकंड वाला एज इट इज। फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को देखना, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, तो ये सारे पॉइंट्स समझ आए क्या? लगा के निकले।
कब तक है तुम्हारा ट्रेन ब्रेन का? 9 बजे के बाद। चलो बस अभी थोड़ी देर में एंड करता हूँ। ये देखना मैंने 5 स्टेप्स लिखे हैं, तो 5 स्टेप्स में से कोई भी स्टेप किसी को पूछना है तो डिस्कस करो। फर्स्ट स्टेप कि हमने एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जनरल टर्म लिखा, तो सबसे पहले एनसीआर लिख लिया। फिर हमने देखा कि एनसीआर के मल्टीप्लीकेशन में जो नंबर लिखा हुआ है वो लोअर इंडेक्स +1 है, तो हमने मल्टीप्लीकेशन में r+1 कर दिया। अब सिंस एनसीआर का लोअर इंडेक्स r है तो हमें ओनली मल्टीप्लीकेशन में r ही चाहिए, जो भी एक्स्ट्रा है हमने सेपरेट कर दिया। फिर एनसीआर इंटू r इंटू एनसीआर को n-1 c r-1 लिखा n टाइम्स, और ये एज इट इज है सेकंड वाला, इसका समेशन ये और इसका समेशन ये, और फिर ओवरऑल 2n-1 कॉमन लेके आंसर लिख दिया। ऑल 5 स्टेप्स क्लियर है? सर थर्ड स्टेप में r इज इक्वल टू 1 कैसे होगा? r इज इक्वल टू 1 इसलिए बिकॉज हमने सेकंड स्टेप में बोला था कि अगर हम यहाँ पे r को 0 पुट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है nc0 इंटू 0, यानी कि उसकी वैल्यू 0 ही आ रही है। यस सर। ठीक है, तो इसलिए हमने थर्ड स्टेप में 0 को हटा दिया बिकॉज उसका कोई यूज नहीं है और 1 से शुरू कर लिया। अब तुम्हें क्या करना है, सबसे पहला चीज होमवर्क का कि इस क्वेश्चन को मेथड 2 यानी कि जो डिफरेंशिएशन वाला मेथड है उससे सॉल्व करना है। ठीक है, और मैं अभी तुम्हें कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट बोर्ड पे लिख के दे रहा हूँ, ये मैं पीडीएफ शेयर करूंगा। तो सभी लोगों ने ग्रुप ज्वाइन कर रखा है ना अपना, जो व्हाट्सएप Yes, ग्रुप है? sir. हाँ सर। तो तुम्हें ये क्वेश्चंस होमवर्क में ट्राई करना है। ठीक है, क्वेश्चंस आर C0 plus C2 plus C4 plus C6 and so on. Question number 1. Question number 2. C0 minus C1 upon तो 5. कहाँ तक सर n टर्म्स? डॉट लगा हुआ है तो मतलब कि पता ही नहीं कहां तक, अब तो इन्फिनिटी जा रहा है। अच्छा, जस्ट एक पॉइंट कि हमने जैसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया था एनसीआर का मीनिंग क्या है, क्या डिस्कस किया था बताओ? The number of ways n objects can be selected. मतलब r ways are there to select n objects. नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो हमने कहा कि अगर अपन पास 12 बुक्स हैं और इसमें से अपन को 7 बुक्स सेलेक्ट करनी है तो हमारा आंसर 12C7 हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट? तो अरेंज के लिए कौन सा रुको रुको रहेगा? रुको 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 अरेंज की बात अभी नहीं कर रहे। अब मेरी बात सुनना कि अगर 12 बुक्स हैं और 7 बुक्स सेलेक्ट करनी है तो आंसर 12C7 वेज हो जाएगा। ठीक है, तुमसे ये बोला जाए कि 12 बुक्स तो हमारे पास अवेलेबल हैं और हमें इनमें से 15 बुक्स सेलेक्ट करनी है, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? तो प्रैक्टिकली एक ही वे ऐसा कि सेलेक्ट नहीं होगा, 0 हो जाएगा ना? 0 हो जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है ना 15 बुक्स को सेलेक्ट कर लें। इसको एक वे नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल कि 12 बुक्स में से 15 बुक्स का सिलेक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। सर बट फिर अगर 12 बुक्स में से 0 बुक सेलेक्ट करना है तो फिर हम बोलते हैं एक वे है सर। हाँ, वो हमने 0 बुक का सिलेक्शन किया है, मतलब कि काइंड ऑफ मतलब कि हमने कुछ लिया ही नहीं, वो हमारा वे है। वो एक वे हो गया। हाँ, ओ, मतलब वो पॉसिबल वो मतलब पास हमारे एक हाथ में था और हमने हाँ, डिसाइड किया exactly, ये हमारे हाथ में पॉसिबल ही नहीं है। तो अब इसका प्रैक्टिकल आंसर 0 आ गया, मैथमेटिकल आंसर क्या आएगा? 12C15 आएगा। तो जब भी लोअर इंडेक्स की वैल्यू अपर इंडेक्स से बड़ा हो जाए तो उस सिचुएशन में एनसीआर 0 हो जाएगा। ठीक है, सर बट हमने एनसीआर में तो डिफाइन ही किया था कि r is हाँ, less than n. तो ये हमने डिफाइन क्यों नहीं किया? हम जब बोल रहे हैं कि इसका आंसर 0 है तो अपन ने डिफाइन क्यों नहीं किया? वो इसलिए डिफाइन नहीं किया था बिकॉज अगर हम इसके फॉर्मूले से जाएं तो दिस इज इक्वल टू 12 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो जो सबसे लास्ट में लिखा है वो क्या लिखा हुआ है? -3 का फैक्टोरियल। हमने डिस्कस किया हुआ है कि नेगेटिव इंटीजर्स का फैक्टोरियल इन्फिनिटी होता है और सिंस इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करता इसलिए इसको डिफाइन नहीं किया। बट इन दिस केस सिंस दिस नंबर बिकम्स इन्फिनिटी तो होल नंबर बिकम्स 0। यू गॉट इट? Yes sir. तो
प्रॉपर डिफाइन अगर करना होगा तो हम बोलेंगे कि एनसीआर में आर शुड बी लेस देन और इक्वल टू एन। बट अगर कभी कोई क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया और कैलकुलेशन में लोअर इंडेक्स अपर इंडेक्स से ग्रेटर हो गया तो वैल्यू 0 हो जाएगी। ये सारा मैंने अब क्यों बताया कि अगर ये सीरीज अप टू इंफिनिटी भी जा रही है ना तो एन सी एन प्लस 1 या एन सी एन प्लस 2 कभी बनता है, आगे वाली जो टर्म्स हैं वो सारी 0 हो जाएंगी। तो सीरीज कंप्लीट डेफिनेटली है राइट हैंड साइड से। ठीक है, यस सर। सर और सी ओ इस साइड है तो फिर पहले से भी कंप्लीट है। हाँ लेकिन अगर तुमने बट ऑब्जर्व एंड नहीं किया, टर्म का भी तो कंप्लीट होना चाहिए ना। नहीं तुमने अगर ध्यान नहीं दिया तो सीरीज में टर्म्स ऑल्टरनेट है अभी, NC1 NC3 NC5 मिसिंग है। तो तुम्हें इसका आंसर फाइंड करना है कि क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सर तो फर्स्ट क्वेश्चन दो डिफरेंट सीरीज का एडिशन या सम बिल्कुल 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 करेक्ट है। फिर हम लोग बाइनोमियल में डबल समेशन भी पढ़ेंगे क्या? हाँ ओके सर। बस ओनली 4 ही क्वेश्चंस तुम लोग सॉल्व करना। अभी और कोई भी सीरीज के समेशन वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, बिकॉज अभी अपन ने बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं है। तो अभी मुझे नहीं लगता कि कोई खास क्वेश्चन हमसे बन पाएगा। तो अभी ओनली इन 4 को ट्राई करना, और जो हमने अभी क्लास में एग्जांपल्स किए हैं उनको भी ट्राई करना। ठीक है, ये मैं PDF शेयर कर दूंगा अभी तुम्हारे ग्रुप पे, और अगर किसी ने ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है तो मुझे मैसेज कर देना, बैच नेम लिख के मैं उसको लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, और देखना अभी जैसे बिकॉज अपन ने फर्स्ट टाइम समेशन ऑफ सीरीज अभी जस्ट शुरू किया है, तो अभी जब तुम वापस से लेक्चर नोट्स को रिवाइज करोगे तो तुम्हें डाउट्स आएंगे। तो उन डाउट्स को मार्क कर लेना और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना कि सर ये जो भी डाउट तुम्हारा है वो कैसे। चलो फिर अपन आज की क्लास यहाँ तक ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलो बाय।